नजीन डॉगलस मैकग्रेगर अमेरिकन कर्नल के मुताबिक ईरान की जो जंग है वो नागुजीर हो चुकी है। ईरान के साथ जंग जब वो होने जा रही है, सवाल सिर्फ इतना है कि ये कब होगी, और इसका जवाब सिर्फ इतना है कि वेरी सून, बहुत जल्द ये जंग होने जा रही है। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर के मुताबिक ये जंग होगी क्यों और वेरी सून क्यों होगी। उनके मुताबिक नेतन्याहू ये समझता है कि वो इस वक्त अमेरिका को कंट्रोल करता है, अमेरिकन कांग्रेस को कंट्रोल करता है, ट्रंप को कंट्रोल करता है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को जब वो कंट्रोल करता है, सो इन अ वे जो अमेरिकन मिलिट्री है वो भी उसके कंट्रोल के अंदर है। तो जैसे अमेरिका के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो नेतन्याहू और पूरी इजरायली लॉबी ये समझती है कि जरूरी नहीं कि आज से आने वाले चंद सालों के अंदर भी इजराइल का ऐसा ही कंट्रोल जब अमेरिका के ऊपर हो, तो हो सकता है कि अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा तब्दीलियां जब वो आ रही हैं। तो ऐसा आइडियल चांस उनके मुताबिक उनके पास हो नहीं सकता कि जब ट्रंप की सूरत में, जिसे नेतन्याहू जब वो बार बार कहता है कि ही इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल एवर, हालांकि बाइडेन बहुत बड़ा सपोर्टर इजराइल का, और वो बहुत बड़ा अपने आप को कहता था कि मैं प्राउडली जब वो ज़ायनिस्ट हूं, और बहुत सपोर्ट दी उसने इजराइल को, बहुत ज्यादा सपोर्ट दी। लेकिन नेतन्याहू समझता है कि नहीं, उससे भी बड़ा जब ट्रंप है, और है भी से डेफिनेटली उसकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे ही सपोर्टर हैं, लेकिन ट्रंप की सूरत में वो समझते हैं कि उनके पास ज्यादा कंट्रोल है, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और जब मिलिट्री नेतन्याहू समझता है कि उसके कंट्रोल में, जिस जहां पर चाहे वो उसको जब इस्तेमाल कर सकता है। तो आने वाले टाइम में ये तब्दीली आने की वजह से ये मुमकिन है उनके पास आइडियल मौका ना हो, तो इसलिए ये जंग जो है वो वेरी सून होने जा रही है, ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर के मुताबिक ये जो मीटिंग है, ये जो दौरा है नेतन्याहू का, हो सकता है कि ईरान जंग का फाइनल अप्रूवल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर ये कह रहे हैं कि जो तब्दीलियां रीजन में आ रही हैं और ग्लोबल सतह के ऊपर आ रही हैं, वो भी एक वजह है कि नेतन्याहू फौरी जंग छेड़ना चाहता है। देखिए, ये जो ममालिक है रीजन के, ये एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मिस्र और टर्की, दो बहुत बड़ी नेशंस हैं, दो बहुत बड़ी मिलिट्री नेशंस हैं, वो इस वक्त हिस्टोरिक लेवल के ऊपर अपने अलायंसेस को आगे बढ़ा रही हैं। दोनों बहुत ज्यादा इस वक्त करीब आ चुके हैं। इजिप्ट और ईरान जो वो बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, ईरान और टर्की बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है, और इन सब में चाइना जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वो मिस्र को भी वेपन्स दे रहा है, ईरान को भी दे रहा है, सऊदी अरेबिया कुछ पहले खरीद चुका है, शायद मजीद खरीदे, टर्की के साथ भी उनकी बात चल रही है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना अपने फुटप्रिंट जब बढ़ाता चला जा रहा है। तो इन तब्दीलियों की वजह से नेतन्याहू ये समझता है कि वो घेरे में है, इजराइल जब वो घेरे के अंदर आता चला जा रहा है, इधर से मिस्र है, इधर से टर्की है, इधर से ईरान है, इधर से अब सऊदी अरेबिया है, यानी वो भी एक पावरफुल उसकी मिलिट्री होगी, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ लड़ेगा, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी उसको हासिल है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में खलीजी रियासतें इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाए, पाकिस्तान वाला है, और हो सकता है मिस्र इसके अंदर जब शामिल हो जाए, हो सकता है टर्की इसके अंदर शामिल हो जाए। देखिए, इस वक्त सऊदी अरेबिया और टर्की बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उनकी बहुत ज्यादा इस वक्त कम्युनिकेशन है, और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो 100 फाइटर जेट वो टर्की से खरीदने का इरादा रखता है। टर्की और सऊदी अरेबिया बहुत करीब है, पाकिस्तान और टर्की बहुत करीब है। तो ये पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है कि इसमें टर्की ऑन बोर्ड नहीं होगा, तो हो सकता है कल को टर्की भी इसके अंदर जब शामिल हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। तो इसलिए इजराइल ये समझता है कि वो इस वक्त घेरे के अंदर आते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क आपस में एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और इनको चाइना से भी असला मिल रहा है। तो इसलिए जो करना है सो अभी करना है। तो उनके मुताबिक ये जंग वेरी सून हो सकती है, ये अक्टूबर के अंदर अंदर ये जंग जो है वो देखी जा सकती है, अक्टूबर जो कि शुरू होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और अगर हम ईरान से अभी कुछ देर में आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, तो ये बात सच भी मालूम होती है कि ये जंग के खतरात कितने ज्यादा हैं। अब ये टॉप ईरानियन जनरल्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है, एनिमी मिसस्टेप विल फेस डिसाइसिव रिस्पांस। दुश्मन का कोई भी हमला जब उसका बड़ा डिसाइसिव रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा। ये बात टर्की तो नहीं कर रहा, ये बात मिस्र तो नहीं कर रहा, ये बात सऊदी अरेबिया तो नहीं कर रहा, कतर तो नहीं कर रहा, ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान पर हमला होने जा रहा है, तो वो बता रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और इजराइल हयूम के नाम से एक उनका बड़ा मीडिया है, उसने एक अजब खबर दे दी है। वो ये कह रहा है कि इजराइल एक ऐसे सिनेरियो के लिए तैयारी कर रहा है कि ईरान इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ सिनेरियो ऑफ सरप्राइज अटैक बाय ईरान आफ्टर द सैंक्शंस कम इनटू इफेक्ट। ईरान जो है वो इजराइल पर सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है, इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है। तो इट्स मीन वो कर रहा है, मेरा ख्याल कि ईरान जब पहला अटैक करेगा, तो तैयारियां, इसका मतलब यह है कि जंग की जा रही है। और इधर देखिए, नो रीजन फॉर ईरान टू रिमेन पार्टी टू एनपीटी सिक्योरिटी कमेटी। ये ईरान की सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि अब एनपीटी में रहने का हमारा कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि हमारे पर सैंक्शन जो है वो रीइंपोज कर दी गई हैं, और बहुत ही इलीगल ये सैंक्शन हैं। तो जब ये तमाम पार्टीज, यानी अफ्रीकान की बात हो रही है, यूरोप की, अमेरिका की, जब ये तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं, हमला भी किया, फिर सैंक्शंस भी लगा दी, और इजराइल को इतनी इंपेनिटी है कि वो जेनोसाइड भी कर ले तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब हम एनपीटी में क्यों रहें, अब हम न्यूक्लियर क्यों ना बनाएं? और अली लरजानी की जो मुलाकात हुई है, ईरान सिक्योरिटी चीफ ने प्रॉमिस किया है ऑल लेवल्स ऑफ सपोर्ट ऑफ हिजबुल्ला। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है हिजबुल्ला को डिसआर्म करने के लिए, लेकिन ये सारे इसमें फेल होंगे। और देखिए, हिजबुल्ला को डिसआर्म इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि ईरान जंग के लिए हिजबुल्ला को डिसआर्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर फौजें उतर गई ईरान में, अगर अमेरिका इस जंग में बहरास इन्वॉल्व हो गया,
तो फिर हिजबुल्ला भी आ जाएगी। इजराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्ला नहीं आएगी क्योंकि ईरान अच्छे तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी यानी अमेरिका या कोई यूरोपियन कंट्री इन्वॉल्व हुआ तो फिर हिजबुल्ला आएगी। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं हिजबुल्ला को डिसआर्म करने के लिए, क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो ईरान का एक हैंड है, ठीक है ना। तो वो ईरान को कमजोर करने के लिए हिजबुल्ला को डिसआर्म कर रहे हैं और फलस्तीन की रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा यानी किरदार जो है हिजबुल्ला का है। तो दोनों सूरतों में हिजबुल्ला को डिसआर्म करना जरूरी है, लेकिन इसमें ये नाकाम होंगे। अब आप देखिए अगली बात यह है कि इधर बातें तो सीज फायर की चल रही हैं, लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि जंग होने जा रही है। तो ये दोनों तो बातें आपस में मेल नहीं खाती। अगर सीज फायर होगा तो फिर जंग कैसी होगी? तो अगर आप बगौर देखते हैं जो अभी मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं, ट्रंप का जो सीज फायर का प्रपोजल है, वो प्रपोजल जिसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है कि ये सीज फायर होने जा रहा है, फला होने जा रहा है, अगर उस प्रपोजल को देखें ताजा तरीन डिटेल्स के मुताबिक, तो उसमें ये बताया गया है कि टोनी ब्लेयर हेड करेंगे विद मैनी इंटरनेशनल बिजनेसमैन। गजा को टोनी ब्लेयर हेड करेगा और उसमें जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है वो भी शामिल होंगे। अब आप बताइए कि इंटरनेशनल बिजनेसमैन का क्या ताल्लुक है गजा से? यानी एक ऐसी जगह जहां पर इंसानों का सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है, वहां पर बिजनेसमैन का क्या ताल्लुक है? मतलब कोई समझ में आती है ये बात कि वहां पर तो भेजा जाना चाहिए फलाई तंजीमों को, वहां पर तो भेजा जाना चाहिए संजीदा पॉलिटिशियंस को, यानी कि जो सियासी रहनुमा हैं या संजीदा क़यादत को वहां पर जब भेजा जाना चाहिए। कोई संजीदा और न्यूट्रल बॉडी उसका इंतजाम संभाले। यूनाइटेड नेशन हो सकता है, कोई और दूसरा हो सकता है, कोई मिडल ईस्ट से किसी को ले लिया जाए, कोई कमेटी ज्वाइंट अरब कमेटी बना दी जाए जो उसको हेड कर ले। टोनी ब्लेयर जिसका इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है इस गजा में जो कुछ मजालिम हुए हैं उसमें टोनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, और टोनी ब्लेयर के इंस्टीट्यूशन ने प्लॉटिंग की हुई है गजा की और पैसे पकड़े हुए हैं, वो हेड बनेगा और साथ इंटरनेशनल बिजनेसमैन होंगे। भाई बिजनेसमैन का क्या ताल्लुक है गजा से? तो ये तो सारा मामला ही मशकूक है। और बिजनेसमैन कौन से होंगे? वही ज़ायनिस्ट बिजनेसमैन जिन्होंने अभी टिकटॉक खरीदा है। तो ये तो इजराइल है ना। और फिर ट्रंप ने कहा कि ये जो सारा प्रपोजल तैयार हुआ है ये इजराइल के साथ मुशावरत के बाद तैयार हुआ है, इजराइल के साथ मुशावरत के बाद तैयार हुआ है। तो ये इजराइल के खिलाफ कैसे हो सकता है? तो इसीलिए अब वो इस प्रपोजल के जरिए अपना कंट्रोल जब वो गजा पर करना चाह रहे हैं, इसको कोई नहीं मानेगा। ये प्रपोजल चलने वाला नहीं है। ये अप्रूव भी हो गया तो मैं आपको बता दूं ये चलेगा नहीं, ठीक है ना। अरब कंट्रीज ने भी इसको अप्रूव कर दिया, ये चलने वाला नहीं है। फलस्तीनी अगर उसमें नहीं है, जो कि नहीं है फलस्तीनियों, और फिर टोनी ब्लेयर को लेकर आना, तो ये यानी आप देखें जंग रुकने कहां जा रही है। वो जिस प्रपोजल के ऊपर सारी इमारत खड़ी है उसकी असलियत यह है। और ऑन ग्राउंड गजा की रियलिटी क्या है? एग्नी विदाउट रिलीफ, गाजा पेशेंट सफर एज हॉस्पिटल्स रन ड्राई। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। देखिए जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, जो कुछ महीने के हैं, कुछ या 1 साल के हैं, उनके लिए खाने को कुछ नहीं, और उनकी आप जरा हालत तो देखें। यानी कि बस आप यही कह उठते हैं कि अब इस मतलब क़यामत बस आज आई कि कल आई है, सुबह आई है, शाम आई, बस यही है। मतलब आप उन गजा के बच्चों की तस्वीरें जो अभी पैदा हुए हैं ड्यूरिंग द वॉर, और फिर उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, और उनकी आप जरा हालत तो देखें कि क्या हो चुकी है। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है। और मजीद इस वक्त भी वहां पर शदीद बॉम्बिंग की जा रही है, जब सारा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सीज फायर होने जा रहा है। व्हाइल द ग्लोबल मीडिया इन वॉशिंगटन फोकस ऑन द प्रपोजल फॉर काम एंड हाल्टिंग द वॉर, द रियलिटी इनसाइड गाजा इज डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट, और एस्केलेट कर रही है रैपिडली। इजरायली आर्मी मुसलसल बमबारी कर रही है, टैंक्स जो है वो आगे मजीद बढ़ रहे हैं गजा सिटी के अंदर, और जो मुहासरा है वो गजा सिटी का बढ़ाया जा रहा है। लाखों फलस्तीनी वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। डजन्स ऑफ मार्टायर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंजर्स राइज इन द सक्सेसिव मैसेकर थ्रू आउट द डे। इजरायली आर्मी जो है वो मुसलसल बमबारी कर रही है, और जहां पर बॉम्बिंग करती है वहां पर जो सिविल डिफेंस का अमला है, जो रेस्क्यू वर्कर्स है, उनको भी जाना अलाउ नहीं किया जाता, ताकि वो वहां पर जख्मियों को जब रेस्क्यू ना कर सकें। इट रेज्यूम्स बॉम्बिंग देम अगेन। वहां पर वो मजीद बॉम्बिंग करते हैं ताकि रेस्क्यू का अमला भी वहां पर ना जा सके। तो ऑन ग्राउंड गजा में रियलिटी है। उधर आप कह रहे हैं सीज फायर, जो कि डेफिनेटली सब चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन ये कौन सा ट्रैप है? इससे पहले एक ट्रैप में फंसाकर ईरान पर हमला कर दिया गया, फिर एक और ट्रैप में फंसाकर कोई और जंग छेड़ दी गई। अब ये कौन सा ट्रैप है? और कभी भी ट्रंप जब नेतन्याहू के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, जब ये सारी चीज चल रही है, अब ये तमाम चीजों को आप कनेक्ट करते चले जाइए। जब ये सारा कुछ हो रहा है और अगले कुछ घंटों में जो अमेरिकन जनरल्स हैं वो मिलने जा रहे हैं ट्रंप के साथ, तो साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या खबर दी है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन ने यह ऑर्डर किया है कि चाइना के साथ जंग हो सकती है, तो जो वेपन प्रोडक्शन है उसको डबल कर दिया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आपके सामने रख रहे हैं, कुछ देर पहले ये रिपोर्ट सामने आई है। पेंटागन ने डबल करने का ऑर्डर किया है मिसाइल प्रोडक्शन को इन एंटीसिपेशन ऑफ द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ जंग हो सकती है। मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुना करने का ऑर्डर अमेरिका ने कर दिया है। पेंटागन जो है वो मिसाइल मेकर्स को कह रहा है कि डबल किया जाए, और खासकर जो 12 क्रिटिकल वेपन्स हैं, 12 क्रिटिकल वेपन्स हैं जिनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, उनकी प्रोडक्शन को बहुत तेज कर दिया जाए। इसमें पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं, इसमें SM-6 है, इसमें और दीगर हैं। और अमीड फियर्स ऑफ लो स्टॉक पाइल इफ वॉर विद चाइना रफ्स, जो कि यूक्रेन वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट जंग की वजह से उनका स्टॉक पाइल बहुत नीचे चला गया है, तो अब वो उसको डबल कर रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त वो कहते हैं कि चाइना के साथ जंग छिड़ सकती है। ये मिसाइल जो है वो 2 साल लगते हैं इनको बनाने में,
लेकिन लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, बाकी उनकी कंपनी जो है वो नए अपने यूनिट्स लगा रही हैं और वर्कर्स को उसमें मजीद ऐड कर रहे हैं, और जो सप्लायर्स हैं वो भी अपनी स्पीड को जो वो बढ़ा चुके हैं। तो चाइना के साथ जंग होने जा रही है। अच्छा, अब आप फिर नोट करिए, नेतन्याहू ने पहली बार चाइना का नाम लिया है और वो कह रहा है कि चाइना के साथ मामला, ठीक है ना, यानी यहां पर क्या अमेरिका की जंग होने जा रही है चाइना से, और इजराइल जो है वो अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन कर रहा है अगेंस्ट चाइना इन द हेल्प ऑफ अमेरिका, कि देखें आपने चाइना से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे, हम नहीं होंगे तो आप कैसे लड़ेंगे। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो इन्होंने, इनके जो बड़े बैंकर्स थे जो ये क्लेम करते हैं कि हमने इजराइल बनाया, तो इनके जो बड़े बैंकर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया, खुफिया एग्रीमेंट, कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, इस जंग में हेल्प करेंगे अगेंस्ट जर्मनी, और आप बदले में हमें फलस्तीन दे दीजिए। और ये मुआहदा तय हो गया जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। तो उसके नतीजे में फिर जो आगे इजराइल प्रोजेक्ट बना। तो यानी कि ये इस तरह की जो सौदेबाजी है ये इनका एक पैटर्न है, ये इनकी तारीख में शामिल है। जंगें शुरू करवाना, फिर इन जंगों में अपने मफाद के मुताबिक चीजों को एक्सप्लॉइट करना। भाई ये क्या मुआहदा है, मतलब ये क्या मुआहदा है कि किसी की लैंड वो तुम्हें दे दें, ये क्या मुआहदा है?